इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीरभूम तशद्दुद पर NHRC सख्त इंसानी हकूक कमीशन ने नोटिस लिया। तशद्दुद की जांच करेगी NHRC की टीम। बीरभूम तशद्दुद में 8 अफराद मारे गए हैं। पूरा मामला वेस्ट बंगाल का है। आपको बता दें, बीरभूम में 8 अफराद को जिंदा जलाया गया। बीरभूम तशद्दुद पर अब NHRC जांच करेगी। NHRC सख्त है इंसानी हकूक कमीशन ने इस मामले का नोटिस लिया है। तशद्दुद की जांच करने वाली है NHRC की टीम। बीरभूम तशद्दुद में आपको बता दें 8 अफराद मारे गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के ममता बनर्जी से लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी दुख का इजहार किया है और इंसाफ का यकीन दिलाया है मुतासरीन के अहले खाना को। वहीं आपको बता दें कि इंसानी हकूक कमीशन ने भी इस मामले का सख्त नोटिस लिया है। तशद्दुद की जांच की जाएगी। NHRC की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी तशद्दुद ज़दा बीरभूम के रामपुर हाट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की और उनकी बिपता सुनी। ममता बनर्जी ने मुतासरीन को इंसाफ की यकीन दहानी कराई। उन्होंने महलूकीन के विरसे को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस और इंतजामिया के आला अफसरान को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई और पुलिस को हिदायत भी दी। साथ ही ममता बनर्जी ने रामपुर हाट के TMC सदर को गिरफ्तार करने का भी हुक्म दिया। वाज़ेह है, TMC लीडर बहादुर शेख के कत्ल के बाद यहां तशद्दुद बर्पा हो गया था। शरपसंदों ने झोपड़ियों को आग लगा दी थी, जिसमें 8 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। बीजेपी और लेफ्ट लगातार ममता बनर्जी को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं और रियासत में सदर राज का मुतालबा किया जा रहा है। दिल्ली फसादात के मुल्जिम उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। करकड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत को खारिज किया। अदालत ने जमानत खारिज करते हुए कहा कि मुल्जिम को अभी जमानत देने का कोई जवाज नहीं है। 3 मार्च को अदालत ने वकील दिफा और इस्तिकासा की जानिब से पेश होने वाले वुकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया था। उमर खालिद और दीगर कई अफराद के खिलाफ 2020 में हुए फसादात को लेकर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली दंगा मामले में मुख्य आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज करकड़डुमा कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हालांकि करकड़डुमा कोर्ट से उमर खालिद को बड़ा झटका लगा। करकड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि उमर खालिद को जमानत देने का अभी उचित आधार नहीं लगता। आपको बता दें कि उमर खालिद की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने यह कहा था कि अगर इस समय उमर खालिद को जमानत दी जाती है तो निश्चित रूप से वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। चूंकि उमर खालिद इस पूरे दंगे में की एक्यूज्ड हैं, लिहाजा उन्हें जमानत ना दी जानी चाहिए। बहरहाल उमर खालिद को फिलहाल करकड़डुमा कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और उमर खालिद की जमानत अर्जी को करकड़डुमा कोर्ट ने खारिज कर दिया। कैमरामैन विपिन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अर्जी गुजार मामले को सनसनीखेज न बनाए। एडवोकेट देवदत्त कामत ने हिजाब मामले पर जल्द समाअत की मांग की थी और कहा था कि कर्नाटक में 28 मार्च से इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी के फैसले को सही करार दिया था और कहा था कि हिजाब मजहब इस्लाम का लाजमी जुज नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन नासिर हुसैन ने कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़े के लिए दाएं बाजू की तंजीमों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने तालिबात के इम्तहानात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत से नरमी की अपील की है। सर, हिजाब मामले को लेकर जल्द सुनवाई पे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया गया और ये भी कहा गया कि इस मामले को सेंसिटाइज नहीं करना चाहिए। देखिए, पता नहीं कौन गए थे कोर्ट में,
मुझे इतना पता चला था कि कई पिटिशन्स कोर्ट में हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। उसके ख़िलाफ़ अपील में सुप्रीम कोर्ट में कई लोग गए हैं। आज क्या सुनवाई हुई और क्या वर्डिक्ट है इसका मुझे पता नहीं, लेकिन इतना ये है कि जो ये इस इशू को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लॉक किया गया। बहुत छोटा सा एक इशू था, कॉलेज के लेवल पे जो है उसको निपटा देना चाहिए था। हिंदुस्तान में हम लोगों ने कभी ये नहीं सुना था कि जो है किसी के हिजाब हटाने के लिए बोल रहे हैं, कोई स्कार्फ नहीं पहनने के लिए बोल रहे हैं, कोई ये कपड़ा मत पहनो वो कपड़ा मत पहनो, कहीं अभी सुना नहीं था। एक कॉलेज में कहीं मसला हो गया होगा, उसको वहीं पे सल्टा देना चाहिए था। लेकिन कुछ राइट विंग एलिमेंट्स वहाँ पे भी हैं कोस्टल कर्नाटका में, और मेजॉरिटी पार्टीज़ के तरफ से भी जो कुछ हैं, वीएचपी, बजरंग दल जैसे पार्टियाँ भी इसमें कूद पड़े, इसको सेंसिटाइज किए, इसको पोलराइज किए। अब नतीजा ये है कि जो है पूरे हिंदुस्तान में हिजाब के बारे में डिस्कशन हुआ। मैं आज भी मानता हूँ जो ऑर्डर आया था कर्नाटका के एक सर्कुलर का जो ऑर्डर आया था उसको लेटर एंड स्पिरिट में वो इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ उन कॉलेजेस में जहाँ पे सीडीसी है, यूनिफॉर्म है, उसको इम्प्लीमेंट करें। और उसके बाद क्योंकि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए, देखते हैं कि वहाँ पे क्या जजमेंट आता है। सर, कल एक डेलीगेशन मिला है सिद्धरामैया जी को, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के, और उन्होंने मांग भी की है कि इस मसले को विधानसभा में उठाया जाए, मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाए, और कम से कम अगर हिजाब की परमिशन नहीं है तो दुपट्टा पहनने की परमिशन दी जाए। ये पूरा कन्फ्यूजन जो कोर्ट में भी चला था और बाहर भी जो कन्फ्यूजन रहा है कि हिजाब का मतलब क्या है। एक्चुअली हिजाब का मतलब पूरा बुरखे की बात होती है, लेकिन जो लड़कियां मांग कर रहे थे कि वो उसी कलर का यूनिफॉर्म, जिस कलर का यूनिफॉर्म है उसी कलर का दुपट्टा अपने सर पे बांधने का परमिशन मांग रहे थे। मुझे नहीं लगता था कि इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत है इसमें, क्योंकि स्कार्फ तो बहुत सारे लोग पहनते ही हैं। लेकिन वो जो सर्कुलर जो आया था, वो सर्कुलर में इतना एकदम साफ था, सरकार का जो सर्कुलर था उसमें एकदम साफ था कि उन इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे सीडीसी है और यूनिफॉर्म है, सिर्फ वहाँ पे सर्कुलर लागू किया जाएगा, वहाँ पे यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। और इसको सरकार और अपोजिशन पार्टीज यानी तो पेरेंट्स और स्कूल के अथॉरिटीज़ बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। अब जब कर्नाटका का हाईकोर्ट ये कहा कि सर्कुलर में कोई बुराई नहीं, उसको रहना चाहिए। अब सर्कुलर में ही अगर सर्कुलर में जो बोला गया वही रहना है, तो इसका ये मतलब है जहाँ पे सीडीसी नहीं है और जहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है वहाँ पे लोग अपना स्कार्फ ऑफ बन के जा सकते हैं, दुपट्टा पहन के जा सकते हैं। इसके अलावा भी जो है सर्कुलर के बाहर भी बहुत सारा चीज़ों को डिस्कस करने का और अकोमोडेट करने का और मॉडिफाई करने का उसको स्कोप है, अगर सरकार वहाँ पे चाहे तो। हिजाब के मसले पर कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी और रियासत के अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया के दरमियान कल रात अहम मीटिंग हुई। बेंगलुरु के दारुल उलूम सबीलुर रशाद में हुई इस मीटिंग में इम्तहानात के दौरान मुस्लिम लड़कियों के लिए किसी भी तरह की रुकावट पैदा न हो, इस पर तबादले ख्याल किया गया। अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने कहा कि हुकूमत मुस्लिम तालिबात को कम अज़ कम दुपट्टा ओढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अमीर शरीयत ने सिद्धरामैया से दरख्वास्त की कि वो इस मामले को असेंबली के इजलास में उठाएं। रियासत में 28 मार्च से 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का आगाज हो रहा है। कई मुस्लिम लड़कियां हिजाब पर पाबंदी की वजह से कॉलेजों को नहीं जा रही हैं। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लिहाजा कम से कम इम्तहानात के लिए सर पर पल्लू या दुपट्टा ओढ़ने की इजाज़त दी जाए। इस अहम मुलाकात में मुस्लिम अरकान असेंबली और बेंगलुरु के नुमाइंदा उलमाए किराम मौजूद थे। दरख्वास्त करें हुकूमत से कि लड़कियों को सिर्फ अपने सर पर दुपट्टा डाली हुई वो जाएं। बुरखा और हिजाब के सिलसिले में कोई बात हमारी नहीं है, बल्कि सर पर कपड़ा डाली हुई वो अपने सीने पर छोड़कर जाएंगी या अपने कंधे पर दूसरे कंधे पर डाल लेंगी। इसकी इजाज़त हमको अगर असम्बली से और हुकूमत से मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इस फितने के ख़त्म होने का बाइस होगा। ये असम्बली में रेस करके औरत बच्चों को जो दुपट्टा जो बोलते हैं, जो यूनिफॉर्म कोड जो होता है, जो दुपट्टा होता है, वो सर पे ओढ़ के जाने के लिए परमिशन एटलीस्ट वो तो भी जरूर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक करके सिद्धरामैया से गुजारिश की है। तो सिद्धरामैया साहब ने वादा किया है कल हम लोग असम्बली में रेस करेंगे, उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री को और एजुकेशन मिनिस्टर को बात करके ये जो मसला है वो हल करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट सिर पे दुपट्टा डालने के लिए परमिशन देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे एग्जाम सुकून के साथ लिख सकता है। और थोड़े बच्चे नहीं लिखते, मैं नहीं है तो करके भी ये कर रहे, और हमारे बच्चों का फ्यूचर है, इस देश का भी फ्यूचर है उनके साथ।
हेड कवर करने के लिए हम लोग इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कोरोना से होने वाली मौत का मुआवजा लेने के लिए मरकज से झूठे दावे दायर करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को कोरोना से हुई मौत का मुआवजा हासिल करने के लिए दायर किए जाने वाले झूठे दावों के इल्जामात की जांच की इजाजत दे दी है। इसके तहत आंध्र, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला में दायर करदा 5% दावों का जायजा लिया जाएगा। कर्नाटक के साहिली इलाकों में होने वाले मेलों में मुस्लिम ताजरों के बाइकॉट को कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना एन.के. मोहम्मद सैफी ने संगीन मामला करार दिया है। मौलाना एन.के. मोहम्मद सैफी के मुताबिक मुल्क के भाईचारे को बनाए रखने के लिए इस तरह के इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। साहिली शहर बेंगलुरु के 2 मंदिरों पर के सालाना मेलों में मुस्लिम ताजरों को दुकानें लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। वाज़ रहे कि हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की मुखालफत के बाद मुबैना तौर पर हिंदू तंजीमों के दबाव में मंदिर कमेटियों ने यह फैसला लिया है। Trading who are street side vendors, they will come and set up their shop in urus in the dargahs, the bigger urus. There will be Muslims who will go to temple fairs and do their business. This is the history of India. They are just dividing the Hindu and Muslim community just for the political gain of the BJP because we have elections. कर्नाटक के साहिली इलाकों में होने वाले मेलों में मुस्लिम ताजरों के बाइकॉट को शिवसेना ने अफसोसनाक करार दिया है। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत के मुताबिक सियासी मफाद के लिए इस तरह के इक़दामात मुल्क को तकसीम की तरफ ले जाएंगे। कर्नाटक में बीजेपी का राज है। वहाँ पे कुछ मंदिरों और वहाँ के मेलों में सिर्फ मुसलमानों को दुकान लगाने पे पाबंदी लगाई। बहुत ही गलत है ये बहुत ही गलत है। इस प्रकार का माहौल अगर इस देश में बढ़ता जाएगा और बढ़ाया जाएगा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तो देश का माहौल ऐसा बिगड़ेगा कि विभाजन पूर्व स्थिति पैदा हो जाएगी। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले का आज 19वां गवाह भी अपने बयान से पलट गया। मुलजिम कर्नल पुरोहित के अलावा गवाह ने किसी दीगर मुलजिम को पहचानने से इनकार कर दिया। गवाह नंबर 243 ने साफ कहा कि वो अभिनव भारत की किसी मीटिंग या प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। वक्त गुजरने के साथ साथ यूक्रेन से कामयाबी के साथ हिंदुस्तान लाए गए मेडिकल के तुलबा के मुस्तकबिल के बारे में तशवीश बढ़ती जा रही है और आज ये तशवीश दिल्ली के जंतर मंतर पर उस वक्त खुलकर सामने आई जब यूक्रेन से वापस आने वाले मेडिकल तुलबा और उनके वालिदैन जमा हुए और आगे की पढ़ाई जारी रखने पर सरकार की मदद का मुतालबा किया। रशिया और यूक्रेन की जंग में जो बच्चे यूक्रेन डॉक्टर बनने गए थे वो फंस गए थे, वो वहाँ से लौट तो आए हैं। ऑपरेशन गंगा के थ्रू ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अब उनके भविष्य का क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी बड़े सवाल को लेकर के जंतर मंतर पर तमाम बच्चे और तमाम पेरेंट्स वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर देखिए अपनी अपनी डिमांड लेकर आए हैं कि एक तरफ तो ऑपरेशन गंगा को धन्यवाद है कि किस तरीके से वहाँ से तमाम जो हिंदुस्तानी थे उनको वहाँ से निकाला गया, जो डॉक्टर बनने वहाँ पर गए थे, पढ़ने गए थे, उनको निकाला गया। लेकिन अब सवाल देश के भविष्य का है, देश के डॉक्टरों का है। जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। आप अपने बारे में बताइए और ये भी बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। हेलो, मैं मानसी सिंघल, मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। ऑपरेशन गंगा के थ्रू मैं इंडिया आई थी 2nd को, बट वहाँ पे जो अटैक हुआ था वो 24th को स्टार्ट हुआ था। तो अप्रॉक्सीमेटली आज 1 महीना हो चुका है और हमारा फ्यूचर अभी काफ़ी अनसर्टेन है क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली बम्बार्डिंग हो रही है। एयरपोर्ट सारे ख़राब है। अगर हम जाना भी चाहे कि हम वापस जाते हैं तो हमें नहीं पता हम कब जाएंगे वापस। तो अभी वो काफ़ी अनसर्टेन है, बिल्कुल अनश्योर है हम लोग यूक्रेन वापस जाने के लिए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि एनएमसी और सेंट्रल गवर्नमेंट हमें एक परमानेंट सोल्यूशन दे कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अभी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। आपके साथ आप किस ईयर में पढ़ रही थी और अब आप क्या चाहती हैं? मेरा नाम मानवी भार्गव, मैं यूपी से हूँ। मैं इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 1st ईयर की स्टूडेंट थी। 24 से वहाँ पर स्टार्टिंग हो गए थे जो भी अटैक स्टार्ट हुए थे। हम 1 मार्च को गवर्नमेंट के इस मिशन के थ्रू, गंगा मिशन के थ्रू अपने वतन वापस लौटे हैं। आज हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, हमारा एक ही मोटिव है। हमारी लाइफ तो बच गई लेकिन हमारा जो करियर है इस समय बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो चुका है। क्या वाकई अब यूक्रेन लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा? क्या वहाँ की गवर्नमेंट से कोई बातचीत हुई है? कोई इस बारे में सरकार से कोई जवाब मिला है? मेरा नाम शिवम ठाकुर है, मैं यूपी गाज़ियाबाद से हूँ और
हमारी पढ़ाई को लेकर अभी कोई बातचीत वहाँ की गवर्नमेंट से नहीं हुई है, ना हमें वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी से SMS ऐसा कुछ आया हो। और हम ये चाहते हैं जैसे तेलंगाना में बच्चों को परमानेंट वो सीख दी गई है वहाँ पे, तो उन्हें उनकी तरह हमें भी सीख दी जाए, क्योंकि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने एकदम फैसला लिया, हमारी स्टेट गवर्नमेंट अभी तक कोई फैसला ले नहीं पाई है इस बारे में। क्या सरकार इस तरह का फैसला ले पाएगी? देखिए, आप एज ए पेरेंट्स मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों पे जो पिछला 24 फरवरी से जो टाइम बीत रहा है बहुत बुरा बीत रहा है, क्योंकि पहले तो यूक्रेन गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों को ढाल बना के वहाँ पे रोकने का प्रयास किया था। ये बिल्कुल एकदम से 100% सत्य, कटु सत्य है कि गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन ने पहले बच्चों को वहाँ पे रोका। 24 तारीख तक ऑफलाइन क्लासेस होती रही, उन्होंने ये तक नहीं बताया कि अटैक हो चुका है। सर मैं ये कह रही हूँ, ये जो बच्चों को विदेश में भेजना जाता है ये हमारा कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। गवर्नमेंट को पॉसिबिलिटी नहीं होती है, प्राइवेट का बजट नहीं होता है। अब हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वहाँ की और यहाँ की इट्स अ बिगर डिफरेंस। तमाम जो बच्चे हैं, हालांकि बहुत सारे हैं, 22,000 लोगों को निकाला गया था और 8 से 10,000 जो मेडिकल के ही जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं वो हैं, उनके सामने एक बड़ा मसला है और देश के सामने भी बड़ा मसला है कि क्या देश को भविष्य के डॉक्टर मिल पाएंगे। जो उम्मीदें पेरेंट्स लगा रहे हैं क्या वो पूरी होंगी? बहरहाल तमाम लोगों की उम्मीद है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। देखना ये होगा कि भविष्य में आने वाले समय में किस तरीके से सरकार इस मसले का हल निकालती है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जिस तरह हर ज़बरदस्त मुहिम ख़त्म होती है उसी तरह हमारी मुहिम बायजूस का यंग जीनियस सीज़न 2 भी ख़त्म हो रहा है। इस सफ़र के दौरान हमने कुछ कमाल के बच्चों से मुलाकात की और उनके नाकाबिल यकीन सलाहियतों से हैरान रह गए। ये पूरे सफ़र का सिर्फ एक हिस्सा है। हम मज़ीद टैलेंट नौजवानों के साथ वापस आएंगे जो अपने मुल्क और ख़ानदान का सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। आइए बायजूस यंग जीनियस सीज़न 2 की कुछ झलकियों से रूबरू करते हैं आपको। समुंदर में से मोती निकालने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। हमें भी इन जीनियसेस को ढूंढने के लिए भारत भ्रमण करना पड़ा। 26 राज्यों, 72 शहरों और 2500 स्कूल्स में से हमने कई जीनियसेस को चुना। कुछ प्राचीन कलाओं में माहिर हैं, तो कुछ आधुनिक तकनीक के एक्सपर्ट हैं, कुछ खेल जगत, कुछ एकेडमिक्स, तो कुछ बिजनेस की दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन उन जीनियसेस में से सिर्फ 22 को चुनने का काम किया हमारी जूरी ने, और जूरी बनना भी आसान नहीं था। भाई जीनियस को परखने के लिए भी तो जीनियस ही चाहिए। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर हासिल कर चुकी हस्तियां बनी हमारी जूरी। Being part of this young genius, you just realize how enlightened you can get by looking at these young children from various fields. You know, some of them they are transforming, humanity. Just meeting them. It's so inspiring to see that our children of our country are making this country proud. I think sky is the limit और ये प्रोग्राम यही बताता है कि आपको जितने भी चैलेंजेस हो वो कुछ नहीं मायने रखता है, आपके लिए बहुत सारा कुछ पॉसिबल है। And I'm sure such programs will inspire many kids. इन बच्चों से मिलके मैं इंस्पायर हो गया हूँ, मैं प्रेरित हो गया हूँ। बड़ा अच्छा काम नेटवर्क 18 कर रही है और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। इन नन्हे परिंदों की इतनी ऊंची उड़ान है, सिर्फ धरती ही नहीं खुद आसमां भी हैरान है। जूरी का सिलेक्शन बिल्कुल सही था। इतनी छोटी सी उम्र में इनकी उपलब्धियां देखकर सिर्फ मैं ही नहीं पूरा देश हक्का बक्का रह गया था। जाने कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स पर और प्लेटफॉर्म्स पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं हमारे यंग जीनियस। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ग्रेटर नोएडा में ITBP ने आज फाउंडेशन डे का एहतमाम किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह मिस यूनिवर्स हरनाज कौर सिंधु ने किया। इस दौरान फौजियों के अहले खाना और जवानों की जानिब से कई रंगारंग प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। भारतीय जवान ITBP के भारतीय जवान जो बर्फीली चट्टानों पर देश की सुरक्षा के लिए हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, शहरी की तरह हमारे देश की रक्षा करते हैं। किसी भी तरीके की कोई परिस्थिति हो, लेकिन उनका जो मजबूत इरादा है वो कहीं नहीं दिखता और अपने देश की सुरक्षा के लिए वो डटे रहते हैं। आज उन्हीं जवानों के
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के हवा फाउंडेशन का डे है। I'm feeling so pumped right now. India's जोश is so high. जोश इज हाई, बट आप ये बताइए कि यहाँ से आप मिस यूनिवर्स है, चट्टान पर जो प्रहरी है हमारे लगातार खड़े रहते हैं, यहाँ के आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि सब लोग आपको देखना चाहते हैं? आई थिंक ये बहुत ही इमोशनल फीलिंग है मेरे लिए, जब मुझे सब कहते हैं कि तू भारत की बेटी है और मुझे आज भारत के जवानों के साथ इतना प्रीशियस मोमेंट मतलब देखने को मिल रहा है। सो आई एम जस्ट सो रिस्पेक्टफुल एंड थैंकफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड जय हिंद। बिल्कुल, जय हिंद। बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि विमेंस एम्पावरमेंट की बात हर कोई करता है और फाउंडेशन डे है और विमेंस एम्पावरमेंट जिस तरीके से दिखना चाहिए वो भी दिख रहा है यहाँ पर। It's Women's History Month right now, and I couldn't be more than happy to talk about women empowerment and my menstrual equity, जिसकी कोलेशन हमने कल ही अनाउंस की थी। तो उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आपको उस चीज़ का इंतज़ार, आपका जल्दी ही वो टूटेगा। दिल्ली में हम एक पैडमैन की मशीन जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। तो आपने देखा कि मिस यूनिवर्स हरनाज भी यहाँ पर आकर बेहद खुश है, क्योंकि जो हमारे प्रहरी हैं वो चट्टान की तरह देश की रक्षा तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनका उत्साह है वो ही देखते बनता है। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रचना, न्यूज़ 18 नोएडा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, परमबीर सिंह केस में महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है। परमबीर सिंह केस की जांच CBI करेगी। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर हैं परमबीर सिंह और परमबीर सिंह केस के हवाले से महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है। इस केस की जांच अब CBI करने जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, हम लेकर आ गए हैं क्रिप्टो की समझ का एक और एपिसोड और आज हम आपको बताएंगे मेटावर्स के बारे में। यूएस का सबसे बड़ा बैंक JP मॉर्गन मेटावर्स पर आने वाला पहला लेंडर है। उसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल वर्ल्ड डिसेंट्रलैंड पर अपना लॉन्च ओपन किया। इसने मेटावर्स पर ऑनिक्स लॉन्च भी अनवील किया। बिल गेट्स ने अपने फेमस ईयर ऑफ रिव्यू में प्रिडिक्ट किया था कि अगले 2 से 3 सालों में ज्यादातर वर्चुअल मीटिंग 2D कैमरा इमेज ग्रिड से मेटावर्स पर शिफ्ट हो जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट ने मेश लॉन्च करने के प्लान का ऐलान किया है। ये टीम्स के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म होगा जहां 3D स्पेस में कस्टमाइज्ड अवतार्स का इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं कि मेटावर्स में कौन कौन सी कंपनियां हैं। देखिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, शॉपिफाई, एप्पल, टिकटॉक और शटर स्टॉक जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ साथ रोब्लॉक्स जैसे न्यू प्लेयर्स न सिर्फ मेटावर्स पर हैं बल्कि इस वर्चुअल रियलिटी पर काफी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स, फुटवेयर, क्लोथिंग और एसेसरी ब्रांड्स, ब्यूटी और होम डेकोर ब्रांड्स भी मेटावर्स पर हैं। तो आज क्रिप्टो की समझ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।